think good in sociology unless you do participate in the answer writing. And I am happy that answer writing is the part of this batch and हम वो regular basis पे करने वाले हैं. So, since you are the students of 2025 batch, you have your examination after, you can say, more than 1 year, क्योंकि सोशियोलॉजी का काम तो तभी आना है. So this shows you have time, but you have time, but time is not unlimited. Each year many students, they start with their sociology optional. They do have this much of time, but when examination comes nearby, many of them, or you can say even the most of them, will tend on to make and say कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है. क्या गलती करते हैं वो, ये इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अगर वो गलती आप नहीं करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा. और अगर बैच ज्वाइन करने के बाद भी आप ये गलती करेंगे तो समस्या भी हो सकती है. बट बिफोर गोइंग ऑन टू दैट मिस्टेक कि क्यों नहीं पूरा कर पाते, बीइंग द पार्ट ऑफ द सोशियोलॉजी बैच, एक सवाल आता है, व्हाट इज सोशियोलॉजी? सिंपल देसी भाषा में, इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी. इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा. आई एम नॉट गोइंग इनटू टेक्निकल. इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी. अब चाहे सोशल स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, चाहे सोशल फंक्शंस की बात कर लीजिए, जिन सारी किसी भी चीजों की बात कर लीजिए, घुमा फिरा के सारी बातें यहीं पे घुमा फिरा के सीमित है. इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी. तो दूसरा सवाल ये आता है कि इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी. बढ़िया है. वी हैव अवर जीएस पेपर. तो इज सोशियोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम जीएस, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज? द आंसर इज यस एंड द आंसर इज नो. व्हाई द आंसर इज नो? बिकॉज कॉन्सेप्ट, नॉलेज, ओवरलैपिंग, हर चीज मिलेगी आपको. सो द आंसर इज नो. बट व्हाई आई एम सेइंग इट इज डिफरेंट? बिकॉज सोशियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी जीएस से थोड़ी सी अलग है. तो अगर आप जीएस की टर्मिनोलॉजी यूज करते रहेंगे सोशियोलॉजी में, तो आपका जो सोशियोलॉजी का आंसर होगा वो आपको जीएस जैसा दिखने लगेगा. इन एग्जामिनर आपको कभी नंबर नहीं देगा. तो वो टर्मिनोलॉजी आपको सीखनी है बैच में, एंड वो कैसे करना है वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा. आपको बस एक काम करना है, यू हैव टू बी 100% ट्रूथफुल टू योर बैच. इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है. ये नहीं करना है कि बैच ज्वाइन कर लिया बस हो गया, मेरा काम खत्म. आपका काम एक्चुअली अब शुरू हुआ है, और वो काम क्या है? सिंसियरिटी वाला काम है. क्योंकि अल्टीमेटली इट इज यू हु इज गोइंग टू राइट द आंसर इन द एग्जामिनेशन, नो वन एल्स अपार्ट फ्रॉम. कोई और नहीं लिखेगा, आपको लिखना होगा. और आपको लिखना होगा, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा नॉलेज गैदरिंग में. और नॉलेज गैदरिंग से ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा आपको इस नॉलेज को रिप्रोडक्शन में. क्योंकि एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने हिंदुस्तान के किस टीचर से कोचिंग की है, या फिर आपको कितना ज्ञान है. जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, जो आपको नंबर दे रहा है, उसको सिर्फ एक चीज से मतलब है, आपने कॉपी में लिखा क्या है. तो आप कितना भी जानते हैं मैटर नहीं करता, आप कॉपी में कैसा लिख के आए हैं, दैट इज योर आइडेंटिटी. तो हमारा टोटल फोकस वहां पे होगा, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिफाइन योर मार्क्स इन सोशियोलॉजी. कॉपी में क्या लिख के आए हैं, दैट इज द एंड गेम. अगर आपने वो एंड गेम अच्छा खेल लिया, इट्स फाइन. कम ना जानते हो कोई दिक्कत नहीं, तब भी 300 लेके आओगे. और बहुत जानते हो, कॉपी में नहीं लिख के आ पाए, कोई मार्क्स नहीं आए. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज इक्वली एप्लीकेबल इन द जीएस सब्जेक्ट्स आल्सो. आपको कितना नॉलेज है से मैटर नहीं करता. हो सकता है, मैं आपको बिलीव मी, बहुत बड़ी बात नहीं बोला, हो सकता है कि रैंक 1, रैंक 2 से ज्यादा कई सारे बच्चे जानते होंगे जो राजेंद्र प्लेस मुखर्जी नगर में रहते होंगे, बट रैंक 1 की कॉपी कहीं ना कहीं बेहतरीन थी. तो नॉलेज होना एंड नॉलेज रिप्रोड्यूस कॉपी पे करना, दोनों में डिफरेंस है.
आपको रिप्रोड्यूस करने वाला बनना है, कम नॉलेज चल जाएगी। रिप्रोडक्शन में अगर इशू है तो देयर इज एन इशू, देयर इज एन वेरी बिग इशू, और वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको प्रोड्यूस करना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली। सो ये नॉलेज गैप कैसे फिल करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पे एक सवाल आता है, ये सवाल ये आता है, एक सवाल ये आ सकता है कि सर मेरे फ्रेंड ने ये वाले फेमस टीचर के साथ कोचिंग कर रखी है। There are many famous teachers in Lord Rajendra Nagar, and there are a few famous teachers also in various places. And I really respect them. They are the epitome of knowledge. इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। They are actually the epitome of knowledge. बहुत नॉलेज है उनमें, लेकिन उनकी पेडागॉगी में एक दिक्कत है। ये टीचर्स आते हैं क्लास में, देखो मैं यार किसी की बुराई करने नहीं बैठा हूं, नॉलेज है उनके पास, मैं मानता हूं, एंड आई रियली रिस्पेक्ट देम। कभी कभी मैं भी उनके लेक्चर सुन के सीखता हूं, आई डू रिस्पेक्ट देम, बट देयर इज द प्रॉब्लम विद दैट कन्वेंशनल पेडागॉगी। दे हैव द एपिटोम ऑफ नॉलेज, दे बहुत भयंकर नॉलेज उनके पास, बट स्टिल मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली स्टिकिंग टू द कन्वेंशनल पेडागॉगी। और वो क्या है, क्लास में आए, लेक्चर दिए, आपको अच्छा लगा सुनने में क्योंकि आप उन चीजों को जानते नहीं थे, एंड यू केम होम, आपने बोला हाँ भाई हम कुछ सीख गए, एंड देन आपके मार्क्स वापस लास्ट में क्योंकि नहीं आते हैं कई सारे बच्चों के। ऐसे प्रॉब्लम कहां थी? टीचर आया था, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई था, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कम था, समझना डिफरेंस। तो आपको उसकी बात अच्छी लगेगी, नेचुरल है। देयर वाज एन एक्सेसिव नॉलेज गैप, ही इज द एपिटोम ऑफ नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी, यू आर जीरो इन सोशियोलॉजी। तो ऑब्वियस सी बात है लेक्चर अच्छे लगेंगे, आपको लगेगा आप कुछ सीखें। सो इस नॉलेज गैप पे चलते आपको चीज अच्छी लग रही है, लेकिन इसके बाद एक गैप वहां पे आता है जो उन्हें फुलफिल करना चाहिए, जो नहीं करते हैं, कि दे डोंट डिस्कस द प्रीवियस क्वेश्चंस विद यू, दे डोंट आस्क यू टू ब्रेनस्टॉर्म द प्रीवियस क्वेश्चंस। और वो अगर कहते भी हैं तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपको सप्लाई नहीं करते, वो आपको क्लास में लेक्चर आते हैं, दे जाते हैं, एंड एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और फिर उसका छोड़ चले जाते हैं। यू आर नॉट गिवन एनी एक्सपोजर टू द टॉपर्स कॉपी, एट बेस्ट आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखना, टॉपर्स कॉपी और सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस है। जब एक टीचर आपको बता रहा है, ही इज एक्सप्लेनिंग यू इन द कंट्रोल्ड सिचुएशन, तो वो जो कंट्रोल्ड सिचुएशन में जो सोच के जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बनाया जाता है, दैट इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज क्रिएटेड बाय द टॉपर्स, जो कि अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में उनको दिया गया था। आपको मैं स्टार्टिंग से ही टॉपर्स की कॉपी का एक्सपोजर देता रहूंगा ताकि आप वहां से सीखते रहें। और प्रीवियस क्वेश्चन जब भी हम स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे ये लैकुना है, वहां पे नॉलेज बहुत ज्यादा है लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन और टॉपर्स कॉपीज पे फोकस नहीं है, दैट इज द मेन लैकुना। और अगर वो लोग इस चीज को इंक्लूड कर लें तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। सो हाउ दिस बैच इज गोइंग टू हेल्प यू, ये सारे लैकुनास फुलफिल करके, सिंपल। और ये सारे लेकुनास कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले एक सवाल और आ जाता है कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग भी कर लेते हैं एंड लाइक कई सारी किताबें भी पढ़ रखते हैं, बट दे नेवर आर एबल टू कंप्लीट सोशियोलॉजी। पढ़ रखे होते हैं, दे आर नेवर एबल टू कंप्लीट द व्हाई। द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों नहीं कर पाते? रीजन इज सिंपल, देयर इज लॉट ऑफ मटेरियल, लॉट ऑफ मटेरियल, लॉट ऑफ मटेरियल इन द मार्केट, बहुत ज्यादा मटेरियल है, और हम सब कुछ पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमको तो अपनी सोशियोलॉजी बेच देनी है ना। बट देयर इज अ डिफरेंस, आपके पास 150 से 250 वर्ड्स ही होते हैं लिखने के लिए, आप अक्सर ये बात भूल जाते हैं। तो अनलिमिटेड नॉलेज भी आपके लिए आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में खेलती है। यू डू नॉट नीड टू नो एवरीथिंग, यू नीड टू नो एनफ। हम एवरीथिंग जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए कभी खत्म नहीं होता। आप भूल गए कि सोशियोलॉजी के अलावा आपको जीएस भी पढ़ना था, तो एवरीथिंग तो करना ही नहीं था, एनफ पढ़ना था जिससे हमारे भाई मार्क्स अच्छे आ जाए। यू टेंड टू ऑलवेज लुक फॉर परफेक्शनिज्म, तो वो किसी की कॉपी में एक आध थिंकर का एक्स्ट्रा नाम मिल गया तो ये किस जगह से पूछा था, ये किस जगह पे दिया है, ओ माय गॉड, यू गो ऑन एंड सर्चिंग द इंस्टीट्यूट मटेरियल। आपकी बुक में जो मटेरियल दिया है उसके अलावा आपको 2 लाइन फालतू मिल गई दूसरी किताब में, आप वो बुक खरीद के ले आते हो, ये गलती कभी मत करना।
यू कांट फॉलो ऑल द टॉपर्स। आप डेली किसी ना किसी टॉपर की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, हर एक टॉपर की अपनी एक स्ट्रेटेजी है, तो आप सारे टॉपर्स को फॉलो नहीं कर सकते, ये भी समझ लीजिएगा। किसी ने उपेंद्र सर से कोचिंग की होगी, किसी ने लाइक महापात्रा सर से कोचिंग की होगी, किसी ने किसी और टीचर्स के यहाँ से कोचिंग की हो। क्या आप सारे टीचर्स के मटेरियल पढ़ सकते हो? जस्ट थिंक, पॉसिबल है? यू कांट फॉलो ऑल टीचर्स, यू कांट फॉलो ऑल टॉपर्स। सो आपको अपना नॉलेज का जो दायरा है वो अपनी बाउंड्री के अंदर रखना पड़ेगा, और वो बाउंड्री रखने का सिंपल तरीका है, आपका सिलेबस क्या है और यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कब तक का मेरे को देखना है, 2013 से 23 तक का देखना है, बिकॉज दैट इज व्हेन द पेपर की जो मेथोडोलॉजी है, जो चीजें हैं वो चेंज हो गई। काफी है उससे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। 13 से 23 के प्रीवियस क्वेश्चंस एंड सिलेबस, दैट शुड बी योर गाइड थ्रू आउट, एंड बिलीव मी ये ऑप्शनल आप फोड़ के रख दोगे, बहुत अच्छा ऑप्शनल है। टॉप 10 रैंकर्स में टॉप 3 रैंकर्स, टॉप 10 2023 का बता रहा हूं आपको डेटा, आप देख सकते हैं, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा, आप चेक कर लीजिएगा। टॉप 10 रैंकर्स में टॉप 3 रैंकर्स फेयर हैविंग द सोशियोलॉजी एज देयर ऑप्शनल। टॉप 100 रैंकर्स में टॉप 18 रैंकर्स हैड दी सोशियोलॉजी एज देयर ऑप्शनल। 18%, ये है इस सब्जेक्ट का रिजल्ट। बेहतरीन रिजल्ट है, बेहतरीन, आसान है, स्कोरेबिलिटी बहुत अच्छी है, समझ में बहुत जल्दी आ जाता है और खत्म भी जल्दी हो जाता है, छोटा भी है, तो छोटा है, स्कोर भी देता है, धोखा नहीं देता। कई सारे ऑप्शनल्स ने धोखा भी दिया हुआ है, पबैड ने धोखा दिया था 13-14 के आसपास, मुझे याद है, उस टाइम पे सारे बच्चे पबैड लेते थे, ऐसे ऐसे मार्क्स आने लगे कि उसने धोखा दिया। आज तक सोशियोलॉजी ने कभी धोखा नहीं दिया अपने इतिहास में, तो सोशियोलॉजी कभी धोखा देता नहीं, क्योंकि इतना आसान है कि इसे उस लेवल पर टफ बनाया नहीं जा सकता। ये सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को आपको यूज करना, और उस स्ट्रेंथ को यूज करना मैं आपको सिखाऊंगा। एंड इट्स सिंपल, आपको बस सिंपली कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि पूरे टाइम आपको पढ़ते वक्त क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है, सिलेबस को ध्यान में रखना है। ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीवियस क्वेश्चंस एंड सिलेबस। वो नहीं ध्यान रखा तो सब बेकार है, और वो ध्यान अगर रख लिया तो इससे अच्छा कुछ है नहीं। एंड आई नो यू विल डू इट। कुछ नहीं करना है, सिंपली टारगेट्स को फॉलो करते चलो और करते चलो। एंड जब जब आपसे मैं भेजूंगा कि भाई आपको लिखना है, यू विल हैव टू राइट। रिमेंबर, वी लव रीडिंग बट वी हेट राइटिंग। विदाउट आंसर राइटिंग कोई फायदा नहीं हो। इवन ट्रू फॉर दोज हु से दैट दे लव रीडिंग अबाउट द सोसाइटी। अगर आप नहीं लिखेंगे तो नुकसान है, तो लिखना तो पड़ेगा। लिखेंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे, आइडियाज अपने आप स्ट्रक्चर होते जाएंगे। और ये रीजन है कि ज्यादातर बच्चे सोशियोलॉजी जो पढ़ते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता, क्योंकि ना तो वो लिखना चाहते हैं, ना तो वो क्वेश्चन को देख के ब्रेन स्टॉर्म करना चाहते हैं। और ये हम डे 1 से ही करेंगे। टॉपिक पढ़ा, मैं आपसे बोलूंगा भैया ब्रेन स्टॉर्म करो, अभी बताऊंगा कि आपको टॉपिक को अप्रोच कैसे करना है, तो आपको वैसे करेंगे ना, बिलीव मी 4 महीने बाद जो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल होगा ना, वो यहां नहीं, आपका यहां पे होगा। और आपको इतने सारे टॉपर्स की कॉपी का एक्सपोजर दूंगा ना मैं, जो वो प्रॉब्लम है, जो स्ट्रक्चरिंग, शुरुआत कैसे करते हैं, कंक्लूजन कैसे करते हैं, कैसे बिल्डअप करते हैं आर्गुमेंट, वहां से सीखिएगा। क्योंकि जो मॉडल आंसर्स होते हैं ना, अक्सर वो मॉडल आंसर जो आपको मिलते हैं, उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो कई बार वो बच्चे बना रहे होते हैं जिनका कभी प्री नहीं निकला होता है। ये भी होता है, उनकी इंग्लिश ठीक होती है, लेकिन यहां पे आप सीधे उन लोगों का देखेंगे जो लोग, जिन लोगों ने वो एग्जाम क्रैक किया, जिन्होंने रास्ता चला है, तो आप सीखेंगे। एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव इन दिस, कि हम इस चीज को इस तरह से करें। सो इन दिस वे ये बैच अलग होने। सो हाउ दिस बैच इज गोइंग टू बी डिफरेंट, इट इज द PYQ बेस्ड। और करना कैसे, देखो सबसे पहले क्या होगा, जो एक टॉपिक है, स्टार्टिंग में आपको स्कॉलरली लेक्चर मैं कुछ दूंगा डरखाइन तक, बेसिकली उसके बाद स्कॉलरली लेक्चर्स नहीं आएंगे। सो हाउ दिस थिंग विल बी डन, किस तरीके से ये चीजें चलेंगी। इनिशियली यू विल बी सीइंग माय वीडियोस, आप मेरे वीडियोस देखेंगे। उस वीडियो में आई विल बी गिविंग सम लेक्चर एंड आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू इस टॉपिक को पढ़ते समय किस चीज को ध्यान देना। आई विल बी ऑल्सो लेटिंग यू नो कि पढ़ना क्या है, मटेरियल के बारे में आपके पास एक दिन पहले आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट आई विल आस्क यू टू सी द प्रीवियस क्वेश्चंस फर्स्ट। दिस इज द स्टेप 1। Before reading the topic, you have to read the syllabus
वो वीडियो देखेंगे जहां पे मैं आपको सिलेबस बताऊंगा इसकी डिमांड क्या है. देन यू विल बी सीइंग द प्रीवियस क्वेश्चन पूछा क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड देन आई विल आस्क यू टू रीड द टॉपिक फ्रॉम द रिसोर्सेज. अब जब आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद अगला काम आपका ये होगा कि 5 मिनट के लिए सही आपको अपनी आंखें बंद करनी है और सोचना है आपने पढ़ा क्या है. इट इज इंपॉर्टेंट, ब्रेन स्टॉर्म करना है. भाई हमने पढ़ तो लिया, ट्राई टू रिकलेक्ट पढ़ा क्या है. और सबसे अच्छा तो ये होता है कि भाई एक पेज हाथ में रखा और इसके पॉइंटर लिख ले. भाई हमने पढ़ा, चलो हमने पढ़ लिया, लाइक लेट्स से मॉडर्निटी पढ़ लिया, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. तो मैंने क्या पढ़ा है, हाँ भाई मॉडर्निटी में क्या क्या था, ओके. सोशल चेंजेस में क्या क्या होता है, ओके. अर्बनाइजेशन में क्या क्या हो रहा था, क्या थीम्स बन रही थी. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या हो रहा था. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई हैव रेड, इसके चलते क्या चीजें आई, ओके. देन आई ऑल्सो रेड अबाउट समथिंग अबाउट सोशलिज्म. देन आई ऑल्सो रेड अबाउट समथिंग अबाउट द अदर थिंग्स लाइक फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री एंड ऑल, ओके. ठीक है, ओके. इनलाइटनमेंट थिंकर भी मैंने पढ़ा था, इनलाइटनमेंट के चलते कुछ चीजें हुई थी, ओके. मैन इज द जज ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल, रीजन इज द मेजर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस. इस टाइप से मैंने पॉइंट्स पढ़े थे. ठीक है, आपने जब रिकॉल करने की कोशिश की ना, आपने बस पॉइंटर लिख लेना है. इससे क्या होगा कि आपके वो आइडिया स्ट्रक्चर होंगे और उस पॉइंटर के बाद यू हैव टू गो टू प्रीवियस क्वेश्चन. अब आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन आप कैसा लिखेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू राइट, इट इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन ओनली. So after reading the topic from the book, go to the previous question. See the question number 1. अब आपकी जो नॉलेज है, जो लिमिटेड नॉलेज है, उसके बेसिस पे ट्राई टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर. ट्राई टू राइट जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, भैया इसका ये होना चाहिए, इसमें ये पॉइंटर इंक्लूड करना चाहिए, तभी तो ये सही होगा. क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आपने लिख लेना. उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन देखना है. इस चीज में टोटल 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा. आपने स्ट्रक्चर लिखा, फिर उसका सॉल्यूशन देख, उसी टाइम पे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेना. उसके बाद अब आपने क्या क्या, आपने क्वेश्चन की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है, आपने उसका सॉल्यूशन पढ़ लिया. उसके बाद गो टू द क्वेश्चन नंबर 2. इवन अगर वो सिमिलर क्वेश्चन भी, उसको छोड़ना मत. अब आपके पास आपने जो कंटेंट पढ़ा था उसका नॉलेज था, उसके अलावा आपने जो ब्रेन स्टॉर्मिंग की थी उसका नॉलेज था, और अभी आपने क्वेश्चन ब्रेन स्टॉर्मिंग की उसका भी नॉलेज था, उसके सॉल्यूशन का भी नॉलेज है. तो आपका नॉलेज थोड़ा सा एड ऑन हो गया, आपने सोचा. फिर सेकंड क्वेश्चन को उठाया, आपने उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की, इसमें क्या होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चरिंग क्या होना चाहिए. क्योंकि आपको मैं बता दूं, वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, थीम रिपीट होती है. सिमिलर क्वेश्चन, भैया इनलाइटनमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन था, वो अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो सबका स्ट्रक्चर एक ही नहीं होगा, लेकिन पॉइंट्स वही होंगे, बातें लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 2 पे फिर से स्ट्रक्चर लिखोगे और फिर उसका सॉल्यूशन पढ़ोगे, दूसरा रिवीजन उसी टाइम पे हो जाएगा. अब आपके पास 2 क्वेश्चन को आपने ब्रेनस्टॉर्म किया है, 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ लिया, आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज आ गई. जो एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए ना, वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन एक्स्ट्रा कंटेंट दे देगा, कहीं देखने की जरूरत नहीं है. देन यू हैव द थर्ड क्वेश्चन. फिर क्वेश्चन देखोगे, उसको ब्रेनस्टॉर्म करोगे, उसको पॉइंटर में लिखोगे और फिर उसका सॉल्यूशन पढ़ लो. इस तरीके से जब उस 5-6 क्वेश्चन को करोगे, जिसमें आपका लगभग आधे घंटा चला जाएगा, आप पाओगे कि आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां जा रहा है. और इसके बाद आपका टास्क होगा कि आपने जो ब्रेन स्टॉर्म किया है, यू हैव टू पोस्ट इट इन द ग्रुप. क्यों कह रहा हूं मैं आपसे ये, आप समझना, आपने टॉपिक पढ़ा, उसी टॉपिक को अपने आधे घंटे के अंदर 6 बार रिवाइज कर लिया. कॉन्फिडेंस कैसे नहीं आएगा? नहीं करते हैं लोग, तकलीफ होती है. प्रॉब्लम लेकिन एक जगह यहां पे ये है कि हम किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए 3 घंटा दे सकते हैं, लेकिन आधा घंटा उसको ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए नहीं दे पाते. हमें वो टाइम वेस्ट लगता है. एक्चुअली वो टाइम वेस्ट नहीं है, हम अपने को इनकन्वीनियंट स्टेज में जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि हमें आराम पसंद है. हम अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे स्ट्रेस होगा. हम सोचना नहीं चाहते, क्योंकि पढ़ते समय आपको उतना सोचना नहीं पड़ा, दिमाग नहीं लगाना पड़ता. सोच के ब्रेनस्टॉर्म करके पॉइंटर्स लिखते समय आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. लेकिन जिसने लगा लिया ना, उसकी सोशियोलॉजी, भारत की में जितने लोग भी सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उससे सबसे अच्छी ही रहेगी. यू नीड टू डू दैट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज जो आपको करना है. आई एम रिपीटिंग, वीडियो देखना है. वीडियो देखने के बाद यू हैव टू सी द प्रीवियस क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड. देन प्रीवियस क्वेश्चन के बाद यू हैव टू रीड द टॉपिक्स. Then after reading the topic, you have to brainstorm the question. Brainstorming के बाद you have to go to previous question and brainstorm. And for each question,
After brainstorming, see the solution, then go to question number 2, brainstorm, see the solution, then go to question number 3, brainstorm and see the solution. Do it for all the questions that are given. आपका 5-6 रिवीजन उसी टाइम पे हो जाएगा. याद रखना, 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अगर थ्योरी पढ़ने के लिए दे देते हो और आधे घंटे ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए नहीं देते हैं तो दिक्कत है. डोंट डू दैट. यार सिलेक्शन लेना है यार, ये ऐसा टाइम बनाओ कि करके निकलो. ये नहीं होना चाहिए कि इट शुड नॉट बी समथिंग लाइक ये मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट था. इट वाज माय फाइनल अटेम्प्ट, निकाला, खत्म. 300 350 लाए, सोशियोलॉजी 4 का रख दिया, मार्क्स आगे निकल लिए. क्यों बार-बार की हर साल की कहानी बनानी है ऐसे? थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बताना ये तकलीफ वर्दी भी है. तो डू दैट. एंड लेटर ऑन हम आंसर राइटिंग सेशंस तो करते ही रहेंगे. आंसर राइटिंग में आपको क्वेश्चन दूंगा लिखने के लिए, तब आपको फुल लेंथ वाले क्वेश्चंस लिखने हैं. फुल लेंथ आई मीन टू से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन टेस्ट होंगे. जब टॉपिक सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, पेपर 1 खत्म हो जाएगा, तो हम फुल लेंथ टेस्ट के सॉल्यूशंस लिखेंगे. बट बिफोर दैट मैं आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन देता रहूंगा. बीच बीच में टॉपर्स के आंसर्स भी देता रहूंगा, ताकि आपको एक प्रॉपर एक्सपोजर मिलता रहे. सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू डू. एंड टॉपर्स की कॉपी से आपको उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सीखना है. सो लेटर ऑन लाइक आपको मैं जब अगला यूनिट करवा रहा हूँ तो मैं, और एक चीज और मैं बता दूं, जब मैं अगला यूनिट करा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं अपनी ये रिवीजन छोड़ दूंगा, मैं आपका साथ साथ रिवीजन भी कराता चलूंगा. एक गलती करते हैं एक्चुअली हम, जैसे कोचिंग ज्वाइन कर लेते तो लाइक मॉडर्निटी का हम लेक्चर अटेंड कर लिए. अब 2 महीने तक हम मॉडर्निटी हमने देखा ही नहीं. मॉडर्निटी का लेक्चर हो गया, आई एम हैप्पी, नोट्स बने, आई एम हैप्पी. रिवीजन किया नहीं, मॉडर्निटी भूल गए. पढ़ने का फायदा क्या? ज्यादातर इंस्टीट्यूट में यही होता है, रिवीजन होता नहीं है. यहाँ पे मैं आपको दूसरे तीसरे दिन बोलूंगा भैया हो गया तुम्हारा, मॉडर्निटी रिवाइज करो. और जब वो आप रिवाइज करोगे ना, तो मैं बोलूंगा भैया मॉडर्निटी रिवाइज करने के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन दोबारा देखना. इससे आप बार बार जब आपका पेपर 1 हो रहा होगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा. कम से कम 4-5 रिवीजन तो आप तब भी कर चुके होगे, 2-3-4 रिवीजन मिनिमम किए होगे. ज्यादा करोगे, कम नहीं करोगे. जस्ट ट्रस्ट मी. मैंने ये देखा है, मुझे किसी ने मतलब नो वन वाज देयर टू सपोर्ट मी लाइक दिस. आई एम हियर टू हेल्प यू लाइक दिस एंड बिलीव मी, जस्ट सिंपली फॉलो इट. कोई गलती नहीं करनी. आप सोशियोलॉजी में 300 से नीचे तो आएगा ही नहीं. So this was something I wanted to discuss with you. Target will come from 13th night. 13th की नाइट को टारगेट्स आएंगे. नाउ मैं आपको एक स्क्रीन पे कुछ चीज दिखा रहा हूं, ये आप लोग के पास शेयर हो जाएगा. वेट अ सेकेंड. सो यू मस्ट बी सीन. ये देखिए, ये सिलेबस है. स्क्रीन ठीक से दिख रही है आपको? प्लीज पोस्ट इट इन द ग्रुप. आर यू एबल टू सी द स्क्रीन प्रॉपरली? How are we going to do it? We will initially do modernity and social changes in Europe and emergence of sociology. After that, we won't be doing B and C. We won't be doing unit 2. We won't be doing unit 3. We will go and be doing straight this sociological thinkers from topic 1A, and from understanding the basics how sociology has emerged, we will move straight to the thinkers, and then we will complete unit 5, unit 6, unit 7, unit 8, unit 9 and unit 10. And then we will make a comeback, and then we will be finishing these leftover topics of unit 1 to 3. Why so? Because यहाँ पे जो भी चीजें यूज हो रही है ना, वो घुमा फिरा के यहाँ पे जो थ्योरीज हैं, इसका यूसेज है. तो आप अगर इसको करने के बाद इसको पढ़ेंगे तो ये ज्यादा मीनिंगफुल रहेगा, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस लाइक लेट्स से दिस इज द मॉडर्निटी वाला टॉपिक. आई विल बी आस्किंग यू, आपके पास आ जाएगा एनालिसिस. सो हाउ डिड इंटेलेक्चुअल फोर्सेज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. 2013 से 23 तक के क्वेश्चन है. टोटल 8 क्वेश्चन पूछे हैं. तो जो मैंने बोला था, आपने ये टॉपिक देखा,
वीडियो देखा, वीडियो का टॉपिक पढ़ा, इसके बाद हाउ डिड द इंटेलेक्चुअल फोर्सेज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। यू विल डू दिस, आप इसको उठाएंगे, ब्रेनस्टॉर्म करके पॉइंटर लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप देखेंगे हाउ डिड द एनलाइटनमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सिमिलर क्वेश्चन बट अ लिटिल बिट डिफरेंट, इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, इसका सॉल्यूशन पढ़ लिया। What aspects of enlightenment do you think paved with the way of our sociology? Elaborate. Similar question, little bit different. Pointers वही होंगे। अब क्या करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे यार ये तीनों क्वेश्चन एक ही, तो इसका सॉल्यूशन एक ही होगा, तो ये तीनों पे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते, वो क्या करते हैं, एक पे ही करेंगे। यहीं पे सबसे बड़ा फॉल्ट है। आपका जब क्वेश्चन डिफरेंट हो जा रहा है, लिखने का वे अलग हो जा रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर सेम होकर भी हल्का सा डिफरेंट होगा, वही चीज आपको डेवलप कर लेनी है, तो आपकी आंसर राइटिंग हमेशा सही रहेगी। और मैं आपसे बीच में वी विल बी हैविंग अनदर सेशन टू हाउ टू व्हाट टू फोकस व्हाइल डूइंग द आंसर। जब आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो मैं एक सेशन लेके आपको बताऊंगा कि आंसर्स लिखने कैसे, बट वो अभी यूजफुल नहीं होगा क्योंकि अभी आपने पढ़ नहीं रखा है, तो इस तरह से होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको एक ट्रैकर दूंगा मैं, ठीक है। यहां पे आपने थ्योरी पढ़ी, समझ लिया, राइट द डेट, देन हैव यू ब्रेनस्टॉर्म्ड ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस, राइट द डेट। उसके बाद हैव यू मेड द नोट्स एज पर थ्योरी एंड प्रीवियस क्वेश्चन, देन राइट द डेट। इससे क्या होगा, आप अपने आप ट्रैकर रखेंगे। अब देखो मैंने आपका फिनिश करा दिया, रिवीजन करते रह गए, एंड सपोज 3 रिवीजन हो चुके हैं। अब कभी भी आप कोई टॉपिक देख रहे हो, कभी कभी होगा कि आपसे कोई टॉपिक रिवीजन करने का मन नहीं किया, आपने नहीं किया, बट आपके पास डेट पड़ी, अब आपको दिख गया 2 महीने हो गए इस टॉपिक को पढ़े हुए, ओके 2 महीने हो गए, तो मेरे को ये टॉपिक मैं भूल जाऊंगा, तो 2 महीने में इसको फिर मैं एक बार रिवाइज जरूर कर लूंगा, तो यहाँ पे फिर से एक डेट ले देंगे। और मान लो कि रिवीजन 4 हो गया, अब मेरे को 5वां रिवीजन करना है, तो क्या करूं, तो सिंपल सी बात है, इसका दोबारा प्रिंट आउट निकालना, उसी के साथ स्टेपल करना, ये 1 का 5 करना, 6 करना, 7 करना, 8 करना, या तो इसमें करके 5 6 7 8 9 10 11 12 इस टाइप से कर लेना। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। इस तरह से करेंगे ना, चीजें हो जाएंगी और बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में होंगी, बिना किसी कंफ्यूजन के होगा, और यू विल बी लविंग इट एक्चुअली। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। टारगेट्स कब आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13th की नाइट को आपके पास टारगेट है, ठीक है। कुछ बुक्स की लिस्ट है, आई विल बी शेयरिंग वेरी सून ऑन द चैनल, तो आपको बस उतनी चीजें करनी, बाकी हर चीज की मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, वेयर एवर इट इज नीडेड आई विल बी प्रोवाइडिंग विद हैंड रिटन नोट्स ऑल्सो। जहां पे जरूरत है इग्नू का मटेरियल है, इग्नू का उठाएंगे, जहां पे जरूरत है नितिन सांगवान सर को रिफर करना है, नितिन सांगवान सर को रिफर करना है, जहां पे जरूरत है तुषारांशु सर के नोट्स रिफर करने की जरूरत है वो कर लेंगे, जहां पे जरूरत है इंडियन सोशियोलॉजी के लिए इग्नू देखना है, जो भी देखना है वो सारा मेरा हेडेक है, आपका हेडेक सिर्फ एक है, आपको पढ़ना है। मार्केट से जो बेस्ट मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। आपका टारगेट इतना है कि आपको बस उसी मटेरियल तक रिस्ट्रिक्ट रहते हुए जितना कवर करना वहीं से करना, और बचा हुआ एक्स्ट्रा जो कंटेंट है वो आप प्रीवियस क्वेश्चन के जब सॉल्यूशन देखेंगे तो अपने आप हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू, एंड मिलके करते यार, अच्छा करते। आपने अगर ये बैच ज्वाइन किया है ना, तो मेक इट अ मीनिंगफुल बैच। ऐसा हो गया सारे बच्चों के 300 प्लस आ गए, और वो आपके कंट्रीब्यूशन के बिना तो नहीं हो पाएगा, अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो ही पॉसिबल है। और आपका कंट्रीब्यूशन बस इतना सा है कि बी सिंसियर, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिंसियर रहेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। मैं बता रहा हूं एक चीज बता दूं, पढ़ने का किसी का मन नहीं करता, मेरा भी नहीं करता था, किसी का पढ़ने का मन नहीं करता, फालतू बातें हैं। सबका मन करता है घूमना फिरना, मस्ती करना, कंफर्ट में रहना, सभी का मन करता है। पढ़ने का मन भी होता है, कॉमिक्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, बिना प्रेशर के पढ़ाई करना। प्रेशर में पढ़ाई करने का किसी का मन नहीं करता, बट एट द सेम टाइम अगर आप पढ़ोगे, ये आपको भी पता है कि अगर आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन ले लेंगे, तो पढ़ लीजिए। मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ये रीजन हटा दीजिए, क्योंकि मन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर 2025 से 26 में चले जाओगे, पता नहीं चलेगा। मन के अकॉर्डिंग नहीं, सिस्टम के अकॉर्डिंग कवर करना है, और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में करेंगे। सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो सोशियोलॉजी शुड बी डेल्ट विद सिस्टमैटिकली। आई विल बी गाइडिंग यू हाउ टू डू इट सिस्टमैटिकली, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। हर चीज प्लान्ड है, हर एक दिन प्लान्ड है आपका काम केवल पढ़ना है। रात को 9 बजे टारगेट आएंगे, अगले दिन आपको 12 बजे से पहले आपको डन लिख देना है, एंड आई विल बी गिविंग यू लाइक टारगेट जो भी मैं देता रहूंगा। आप सिंपली फिनिश करते चलिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप सोशियोलॉजी में इतना कॉन्फिडेंट आ गए कि आप टॉपर्स से भी अच्छा लिखने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो डू दैट, एंड वॉट एवर सपोर्ट यू विल बी नीडिंग, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आई एम विथ यू, फाइट करेंगे यार, मिलकर करेंगे। अगर बैच ज्वाइन किया है ना, तो जाहिर सी बात है मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको वहां तक लेके जाऊं, तो मैं उसके लिए आपके साथ खड़ा हूं, बट आपको भी आपके लिए खड़ा रहना पड़ेगा।
So this was something that I wanted to discuss with you. This was a this is really very important. And एक चीज बता दूं, कोई सीक्रेट नहीं होता यार. सीक्रेट इतना होता है भैया, तुम अपना जो सिर है वो सोचने के लिए यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सीधा सा है. दैट इज द बेस्ट सीक्रेट. अब उसको ये बता देना मैंने वो बहुत बड़ा काम किया था, सिलेक्शन लेना इतना बड़ा काम नहीं है, उसको हुआ बनाया जाता है. अगर आप सिंपल मेथोडोलॉजी फॉलो करोगे. एक बात बताना, स्कूल में थे तो क्या करते थे, रेगुलर बेसिस पे आप लोग पेपर देते, लाइक पढ़ते थे, टीचर्स क्लास लेते थे, पढ़ते थे, चीजें कवर करते थे, घर पे प्रैक्टिस करते थे, एंड यूनिट टेस्ट बीच बीच में हो जाते थे. एंड उसके बाद लाइक आप लोग और टेस्ट लिखते थे. कई सारे बच्चे रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लिखते थे, उनके मार्क्स ज्यादा आते थे. सेम चीज ये भी है, ये कोई बहुत अलग नहीं है, बट सिंपल सा है कि आपको वो चीज करते रहना है. वहां पे आप रटते थे, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा. ये डेफिनेटली फर्क है. यहाँ पे रटने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे सोच के समझ के लिखने से काम चलेगा. बस यहाँ पे डिफरेंस है. अदरवाइज मेथोडोलॉजी अलग कैसे हो जाएगी, पढ़ाई की मेथोडोलॉजी वही रहती है. तो कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है. सोशियोलॉजी बहुत आसान सब्जेक्ट है, एंड आपने एक ऐसा सब्जेक्ट लिया है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा. कोई भी ऑप्शनल धोखा दे सकता है, सोशियोलॉजी कभी धोखा नहीं देगा. सो इट इज द बेस्ट ऑप्शनल. 2023 का रिजल्ट देख लो. सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने सोशियोलॉजी अपना ऑप्शनल चुना है 2024 बैच के लिए. आई डू कॉन्ग्रेचुलेट यू. इसका मतलब आपके पास ऑलरेडी एज है, बट वो एज को आप एज एक्चुअली नहीं मेटेरियलाइज करेंगे कि नहीं, ये आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा. कुछ के लिए एज होगा और कुछ के लिए डिजास्टर भी होगा. डिजास्टर उसके लिए जो मेहनत नहीं करेगा. जो मेहनत करेगा और मेरे साथ लगा रहेगा, बिलीव मी, इट्स ऑल डन. आपका 300 से नीचे आने नहीं दूंगा. सो आई रियली वॉन्ट कि आप लोग मेरे साथ मेहनत करें और इस बैच के साथ मैं आखिरी दम तक खड़ा रहूं. एंड जब ये आप लोग का फिनिश हो जाएगा, जस्ट वी विल बी पुटिंग इट टू रिवीजन. एंड डेफिनेटली प्रीलिम्स के बाद आपको पता ही है, देयर इज अ क्लॉज जहां पे यू विल बी गिविंग द फ्री एंट्री. तो ऐसा नहीं है कि भाई बस बैच ज्वाइन कर लिया और फिर फ्री हो गया तो अब क्या करें, अब क्या करें. अरे मैं हूं ना, मैं आपके उस टाइम पे भी दोबारा रिवीजन प्रैक्टिस वगैरह करा के सारा कुछ दोबारा कराऊंगा, हर एक चीज. आप बस मेहनत करते चलिए, कहीं किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है आपको. आप दूसरे जो भी बच्चा कोचिंग से कर रहा होगा ना, 3 महीने बाद आप जब आपका पेपर 1 खत्म हो जाएगा ना, आप पूछ लेना. बिलीव मी, भारत के किसी भी, हिंदुस्तान के किसी भी कोचिंग में उसने कोचिंग कर रखी हो, आप जैसा उससे पूछ लेना, उसको बैठाना और आप बैठना और लिखना आंसर. बस मेरी शर्त इतनी है कि आपने सिंपल ये प्रोसेस तरह से फॉलो करना है आपने. और फॉलो करने के बाद उसको बैठाना, आप बैठना, 5 क्वेश्चन उठाना पेपर 1 के, उसको बोलना लिखने के लिए, आप लिखना, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा. बट उसके लिए आपको जो मैं जैसा बता रहा हूं वैसे करते चलना. ये सारा कुछ मैंने, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं निचोड़ के आपको दे रहा हूं, और इससे बेहतर बेहतर वे नहीं है सोशियोलॉजी कवर करने का. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. बाकी अब आप लोग के कुछ भी कंफ्यूजन है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप पूछ सकते हैं. एनीबडी ऑफ यू, देखिए आपके सामने एक माइक बना होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा आप कुछ बोलना चाहते हैं. तो आई विल बी अलाउइंग यू, देन आप उससे पूछ सकते हैं. एनीबडी? यस अनुप्रिया, आपको मैंने अनम्यूट किया है. हेलो यस अनुप्रिया. सर, मैं ऑडिबल? हाँ, आपकी आवाज आ रही है. सर, मुझे पूछना था कि जैसे मैंने 2025 वाला जो मेन बैच है जीएस वाला, वो भी ज्वाइन किया हुआ है, तो उसके भी टारगेट 13 से आई गेस स्टार्ट होंगे. तो सर मुझे पूछना था कि जैसे उसमें एक दिन के 3-4 घंटे लगते ही थे, अगर हम धीरे भी चलेंगे तो इसका क्या कितना टाइम देना होगा पर डे? 3 घंटे इज मोर देन एनफ, इस तरह की जरूरत नहीं है. सोशो के लिए 3 घंटे इनफ रहेगा सर? मोर देन एनफ है. ठीक है सर, बस और यही पूछना बेसिकली था. मैं आप लोग को यहाँ पे टारगेट इस हिसाब से दूंगा कि एक दिन टारगेट दूंगा, एक दिन का गैप दूंगा, फिर एक दिन टारगेट दूंगा, एक दिन का गैप दूंगा, ताकि आप लोग को लाइक, चूंकि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो समझने के लिए, तो मैं ज्यादातर केस में आप लोग को एक एक दिन का गैप एक्स्ट्रा देता चलूंगा, ताकि आप लोग को फिनिश करने में दिक्कत ना हो और भाग के ना पूरा करना पड़े. यस सर, थैंक यू सर. वेलकम. Any more doubts? Any questions you have? Yes, Astha, I have unmuted you.
तेजल ने एक सवाल पूछा है, सर एनी टेंटेटिव टाइमलाइन टू कंप्लीट सोशियोलॉजी? 4 months 120 days इट विल बी फिनिश्ड. 4 महीने इज मोर देन एनफ. लाइक अगर ये बैच 13 तारीख स्टार्ट हो रहा है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने, 4 months 120 days. दैट्स इट. जुलाई, ओके, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 15 नवंबर तक ये फिनिश हो जाएगा सारा कुछ, आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ. Hello, sir. यस आस्था. Sir, my question is regarding note making. Sir, last time भी मतलब note making में थोड़ा सर आपसे briefing चाहिए कि note making किस तरीके से करना चाहिए, कैसे approach करना चाहिए. क्योंकि सर मेरे साथ problem क्या होती है हमेशा आंसर राइटिंग करते टाइम और नोट्स बनाने टाइम कि सब कुछ पढ़ा हुआ है बट कंसाइज कैसे उसको करना है एक सिस्टमेटिक तरीके से जिससे वो चीजें याद भी रहे. बाद में जैसे अगर मैं नोट्स को रेफर करती हूँ तो मुझे वापस से बुक में जाना पड़ता है क्योंकि अगर कभी कोई इंपॉर्टेंट चीज छूट जाती है तो सर उसके लिए थोड़ा सा मुझे आपसे चाहिए कि कैसे अप्रोच करना है. देखो, नोट्स मेकिंग में दो चीज होती है. दैट इज द मेन थिंग कि भी कीवर्ड क्या है. क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप पूरा सब कुछ लिखने लगोगे तो नोट्स नहीं रह जाते, वो तो बुक हो गई. तो नोट्स में आपको एक तो कीवर्ड हमेशा मेंशन कर लेना. हमेशा नोट्स जितना छोटा हो, जितना टू द पॉइंट हो, ब्रीफ हो, उतना ज्यादा अच्छा है. क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड यू नो द थिंग्स, बट इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि हमें कीवर्ड तो जरूर ही प्रोड्यूस करना है आंसर्स में. और वो कीवर्ड में मेरे को क्या क्या चीजें पॉइंटर्स ध्यान रखना है, ये आपको प्रीवियस एक क्वेश्चंस बताएंगे, ना कि सिलेबस का टॉपिक बताएगा. क्योंकि टॉपिक में तो मान लो डेमोक्रेसी लिख दिया. अब डेमोक्रेसी के बारे में अगर हम कुछ भी लिखने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा. लेकिन आपका जो बाउंड्री है वो आपको प्रीवियस एक क्वेश्चन डिफाइन करने में हेल्प करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टॉपिक देखेंगे, लाइक स्टार्टिंग 3 क्वेश्चन थे वो इंटेलेक्चुअल फोर्सेज एंड एनलाइटनमेंट के बारे में था. तो मेरे को इतना पता चल गया कि मैं जो भी लिखूंगी उसमें एटलीस्ट इनलाइटनमेंट वाला पॉइंट होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल फोर्सेज वाला पॉइंट होना चाहिए, तभी तो मेरा नोट कंप्लीट होगा. बट कई सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन के ऊपर पूरी डिटेल हिस्ट्री लिख रख करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है. दे आर आस्किंग अबाउट द सोशियोलॉजी ऑफ द 18th सेंचुरी. कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन के बारे में अगर मेरे को लिखना भी है तो 1-2 लाइन से ज्यादा मेरे को जरूरत नहीं है. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क इट. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको नोट मेकिंग में ध्यान रखने. प्रीवियस क्वेश्चंस की थीम देखिए कि किस तरह से वो क्वेश्चंस पूछ रहा है और वो लिख लीजिए, उससे 10 बार रिवाइज करते रहिए. बचा हुआ तो आपका सिलेबस सही. आप बार बार जब आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, लिखते रहेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, तो कुछ नोट्स में अगर कमी भी रह जाती है वो चीज आपका वो कवर करा देगी. ऑलराइट सर, थैंक यू सर. वेलकम. एनीबडी ऑफ यू, कोई भी सवाल? एनीबडी? यस मुस्कान. Good evening, sir. गुड इवनिंग. Sir, actually, I joined this session late because of some family issue currently. Sir, can we get the recording of this session? Okay, I will put it in the YouTube. Sure, sir. Link So after that कल only तक मैं share कर दूंगा. I'll be able to ask my doubts regarding the sociology. Sorry? After that only I'll be able to ask my doubts regarding sociology. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Welcome. Any more questions? Yes, Anupriya. सर आप हमें कोई शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे बैच में? Yes, I am making the short notes. मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, बट इट इज बेटर इफ यू मेक योर ओन नोट्स. सही बताऊं तो, क्योंकि हर बच्चे की ना रिक्वायरमेंट अलग होगी. यस सर. सर फर्स्ट, जैसे मैं तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ सोशियोलॉजी, तो फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी ठीक रहेगा फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाना? नहीं, जब आप उससे रिवाइज कर रहे होंगे ना तब बनाना ठीक रहेगा. लाइक आपने टॉपिक पढ़ लिया, ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, ठीक है, उसके बाद जब मैं अगला बार बोलूंगा ना इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए, उस टाइम पे बना लेना. और नोट्स ध्यान रखना, जैसे मॉडर्निटी बनाना है तो फ्रंट बैक दैट्स इट, खत्म. इससे ज्यादा मत करना. यस सर. दैट विल बी मोर मीनिंगफुल नोट्स. यस सर. तो सर आप जो शॉर्ट नोट्स देंगे उससे सप्लीमेंट कर लिया जाए या तो खुद के नोट्स को ऐसा देख लिया जाए कि इसमें कुछ रहा तो नहीं है? सप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, ऑल्दो बैच में मेंशन नहीं है कि शॉर्ट नोट मतलब के लिए नहीं मेंशन है, बट आई एम मेकिंग, आई विल बी शेयरिंग
बट द थिंग इज दैट ना जो नोट्स होते हैं इट्स लाइक आपका नोट्स आपका घर जैसा होता है। लाइक जैसे आप यहाँ पे जितने बच्चे भी हैं, आप सभी का घर अलग अलग है, और मैं आपसे आपके घर के बारे में पूछूंगा, आपके घर के बारे में आपको बेस्ट पता है। इसी तरीके से जो दूसरे बच्चे से उसके घर के बारे में पूछूंगा, उसको अपने घर के बारे में बेस्ट पता है। नोट्स भी कुछ कुछ ऐसा होता है। नोट्स में क्या होता है ना, देखो क्या होता है कि कई बार लाइक लेट से मैंने कीवर्ड लिख दिए, अब उसकी इंटरलिंकिंग है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये इसकी इंटरलिंकिंग है, ये आपको पता होनी चाहिए, बट क्या पता कि आपको उसकी इंटरलिंकिंग में बार बार दिक्कत आ रही है। तो इन दैट केस इट इज ऑलवेज बेटर कि भाई मेरे को याद ही नहीं रह पा रहा, तो आई विल बी राइटिंग द फुल सेंटेंस। लेकिन वो जो आपकी सिचुएशन है वो तो आप जानते हैं ना फिर। यस सर। तो इसलिए नोट्स हमेशा कायदे से तो पर्सनल नोट्स ही होने चाहिए। जैसे टॉपर्स के भी आप आंसर्स कई बार नोट्स देखते होंगे ना, तो कई सारे टॉपर्स के नोट्स ऐसे लगते हैं ये क्या ही लिख रखे, बट वो आपके लिए वो क्या ही लिख रखे, उन्होंने बनाया आपके लिए नहीं था, उन्होंने अपने लिए बनाया था। वो तो उन्होंने बाद में शेयर कर दिया कि भाई देख लो भैया हमने ऐसे बनाया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, अगर आप अपने बनाते चलेंगे ना साथ ही साथ, तो आपको वो आगे के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको आपकी कमियां क्या है वो आपको पता है, किसी और को नहीं पता। यस सर। तो सर ऐसा है कि जब पढ़ लिया किसी टॉपिक को, उसके बाद उसको ब्रेनस्टॉर्म करा और उसके पॉइंटर्स लिखे, बट वो नोट्स नहीं है। जब वो जब नोट्स उसे नहीं है, फर्स्ट वो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है। यस सर, बट जब उसे फर्स्ट टाइम रिवाइज किया, तब अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाना है। राइट। राइट सर। फिर जब आप कुछ भी शॉर्ट नोट्स कुछ देंगे, तो उसको एक बार चेक कर लेना है कि सब इंक्लूडेड है। हाँ बस मैक्सिमम। यस सर, थैंक यू सर। यस आदिर, आई हैव अनम्यूटेड यू। आदिर मैंने आपको अनम्यूट किया है। आदिर Sir, आपके am I पास, audible? या यू आर ऑडिबल। Sir, sorry, sir, I'm not comfortable with Hindi so much. But so, can you please ensure that you repeat the most important stuffs in English? Not this session, but coming sessions. The important stuffs only. सॉरी, कैन यू स्पीक अ बिट लाउडर? Sir, sorry that I cannot understand or I'm not comfortable with Hindi so much. So, can you please uh, repeat or uh, repeat the most important stuffs what you are saying in English again? Not in this session, not in this particular session, but in the coming sessions. Okay, sure. I will take care of that. Okay. Thank you, sir. Welcome. Any more questions? Any more doubts? No questions? So that's all for today. And I welcome you again in the batch. The target will be posted at 13 night 9 p.m. You will always have nearly 24 hours, and at best even the 48 hours to finish the targets and write done. Be sincere with the target. Always remember that consistency is the rare quality, but those who are consistent, they are bound to get the success. So be consistent with the batch, be consistent with your dreams. Labasna will be consistent with you. Labasna will be honest with you. अगर आप लबासना पहुंचना चाहते हैं, तो आपको वो जो टॉपर्स वाली क्वालिटी की बात है वो आपको पोर्ट्रे करनी पड़ेगी, एंड दैट इज सिंपल। आपको टाइमली पढ़ना है, टाइमली आपको चीजें करते रहनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अपने whenever I will be asking you to write the answer, write the answer. Whenever I am asking you to revise the things, do the revision. Revision is very important. Without revision, nothing is going to help you. Whenever I am asking you to read the topic and brainstorm it, then you have to brainstorm and you have to post your questions that ever you have done. So this is very important, and I will be keeping a close watch on the batch. Being the part of the batch, my 100% support is with you. My team must have provided you my ID, my Telegram ID, which I will again be posting in your private channel. So just make sure that you study the things, you complete the things, and you also make me proud one day. Definitely your parents and yourself also with your selection with at least 300 plus score. So I wish you all the best. Welcome again in the batch, and thank you
for trusting me in this crucial journey. All the best.